सपोज अपने पास एक स्लैब है, ये स्लैब हो गया। स्लैब का थिकनेस दिया हुआ है T। इस स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और जो सराउंडिंग मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो है म्यू एम, इधर भी और इधर भी। ठीक है, तो इस स्लैब के सामने यहां पर सपोज एक ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट से ये इंसिडेंट रे आया स्लैब के ऊपर, तो इस इंटरफेस पर ये एक नॉर्मल ड्रॉ किया हमने, है ना। तो ये जो इंसिडेंट लाइट है इसको जाना तो चाहिए था सीधा यहां से इस तरह से आगे निकलना चाहिए था, है ना। लेकिन क्या होगा कि यहां से चूंकि रेयरर से डेंसर में जा रहा है तो नॉर्मल की तरफ ये बेंड हो जाएगा, है ना। तो ये लाइट रे सपोज ऐसे बेंड हो गया, तो यहां से रिफ्रैक्शन के बाद जो लाइट रे है वो नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा बेंड हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये लाइट रे बेंड हो गया। तो अब यहां से एक इमेज बनेगा, जैसा कि हम जानते हैं कि जितनी बार रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन होता है उतनी बार इमेज बनता है। तो यहां से रिफ्रैक्शन हुआ तो इमेज कहाँ बनेगा, इसको हम लोग पीछे की तरफ एक्सटेंड करके देखते हैं। तो ये जो है कुछ यहां पर आकर के ये इमेज बना I1। ठीक है, ये पहला इमेज बन गया। तो ये जो लाइट रे जो फर्स्ट सरफेस रिफ्रैक्शन के बाद जा रही है ये वाली, तो ये लाइट रे फिर जाकर के सेकेंड सरफेस पर यहाँ पर इसका फिर से रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, सेकेंड सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा तो लाइट रे फिर से जो इनिशियल इंसिडेंट रे था मीडियम में उसके पैरेलल हो जाएगी। स्लैब के दोनों साइड से मीडियम है तो दोनों मीडियम में लाइट रे पैरेलल होना चाहिए। तो यहाँ पर लाइट रे नॉर्मल से दूर होगी और जो पहले लाइट रे थी उस पहले वाली लाइट रे के पैरेलल हो जाएगी, नॉर्मल से दूर भाग जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अब यहाँ से रिफ्रैक्शन के बाद भी एक इमेज बनेगा। वो इमेज कहाँ बनेगा, अब उसको हम लोग एक्सटेंड करके देखेंगे। तो ये जो लाइट रे है ये जा करके यहाँ पर इस पॉइंट पर फाइनल इमेज बनेगा, इस पॉइंट पर इस एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो पहले केस में जो ऑब्जेक्ट था अपना वो ऑब्जेक्ट था ये O, है ना। तो ऑब्जेक्ट से स्लैब का जो डिस्टेंस था वो है x, है ना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है ये अपना x था और पहला इमेज बना है I1। तो उस I1 का जो डिस्टेंस है बाउंड्री से, पहले वाले बाउंड्री से, उसको मान लेते हैं हम लोग V1। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन वाला जो फॉर्मूला है अपना, उस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे फॉर रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस। अपना फर्स्ट सरफेस जो है वो ये वाला है, ठीक है ना। ये फर्स्ट सरफेस है और सेकेंड ये वाला सरफेस है।
सेकेंड सरफेस। तो फर्स्ट सरफेस से जब रिफ्रैक्शन होगा तो हम लिखेंगे V1 इज इक्वल टू म्यू आर बाई म्यू आई इंटू यू। तो इसमें देखेंगे कि लाइट रे जो है वो म्यू एम से निकल करके म्यू में जा रहा है, तो इसमें इंसिडेंट रे जो है वो म्यू एम में है और रिफ्रैक्टेड रे म्यू यानी स्लैब में है। तो म्यू आर का वैल्यू हम रखेंगे म्यू और इंसिडेंट रे म्यू एम में है जिसमें कि ऑब्जेक्ट है, तो उसका रिफ्रैक्टिवनेस है अपना म्यू एम और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है यहाँ पर x है। तो ये हो गया फर्स्ट इमेज का लोकेशन फ्रॉम द फर्स्ट बाउंड्री। ठीक, अब जो है फॉर रिफ्रैक्शन एट सेकेंड सरफेस, तो सेकेंड सरफेस से रिफ्रैक्शन कराएंगे तो उसके लिए जो फाइनल इमेज डिस्टेंस होगा, फाइनल इमेज डिस्टेंस अगर हम देखें, फाइनल इमेज डिस्टेंस होना चाहिए v और वो ये होगा जो अपना फाइनल इमेज बना है वो, और जो सेकेंड सरफेस है वो वहां से। तो हम लोग इस बार लिखेंगे v इज इक्वल टू म्यू आर बाई म्यू आई इंटू यू। ठीक है, इस बार जो रिफ्रैक्टेड लाइट है वो फिर से म्यू एम वाले मीडियम में जा रहा है और इंसिडेंट रे किस में है, स्लैब में इस बार, है ना। सेकेंड रिफ्रैक्शन वाला केस देखें तो सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए स्लैब से निकल करके बाहर सराउंडिंग मीडियम में जा रहा है, तो इंसिडेंट वाले का म्यू होगा म्यू, म्यू आई हो जाएगा म्यू और रिफ्रैक्टेड वाले का म्यू एम। तो यहाँ पर रखते हैं म्यू एम डिवाइड बाई इंसिडेंट वाले का म्यू और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखते हैं। तो पहला जो इमेज बना था I1 वो सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस टोटल जो हो गया हम देखेंगे यहां से यहां तक, ये टोटल डिस्टेंस हो गया V1 प्लस T, है ना। तो यहां पर रखते हैं, ये हो गया V1 प्लस T यानी म्यू एम बाई म्यू इंटू V1 का वैल्यू हम लोग यहां पर निकाल चुके हैं ऊपर, वो अपना आया है म्यू बाई म्यू एम इंटू एक्स प्लस टी, है ना। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा x प्लस म्यू एम बाई म्यू इंटू टी, ये हो जाएगा। से हमने फाइनल इमेज का लोकेशन पता कर लिया सेकेंड सरफेस से, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि जो ऑब्जर्वर है, जो ऑब्जर्वर यहां से देख रहा होगा, है ना, जो ऑब्जर्वर स्लैब के इस साइड से देख रहा होगा उसको ऑब्जेक्ट कहां पर दिखाई देगा, मतलब उसकी जो शिफ्टिंग होगी वो कितनी होगी। तो हमारे लिए ये कह सकते हैं कि जो शिफ्टिंग है, जो S है, ये जो शिफ्ट कहते हैं, ये हो गया S, है ना। ये S का वैल्यू हमें पता करना है। जो ऑब्जेक्ट यहां हुआ करता था वो उस ऑब्जर्वर को यहां पर दिखाई देगा, तो शिफ्टिंग इतना हो गया, तो हमें ये S पता करना है। इसको कहा जाता है नॉर्मल शिफ्ट, है ना। नॉर्मल शिफ्ट का जो वैल्यू आएगा वो हम ऐसा करते हैं कि जो सेकेंड वाला सरफेस है, सेकेंड सरफेस से ऑब्जेक्ट O का जो डिस्टेंस है ना, सेकेंड सरफेस से ऑब्जेक्ट O का जो डिस्टेंस है, ये हो गया ऑब्जेक्ट O का डिस्टेंस, ये आया है अपना x प्लस टी,
ठीक है, इसमें से अगर v को माइनस कर दें, है ना, इसमें से अगर v को माइनस कर दें, v क्या है, जो फाइनल इमेज है इसका डिस्टेंस, अगर इसको माइनस कर दें तो शिफ्ट निकल जाएगा, तो शिफ्ट हो जाएगा x प्लस टी माइनस v, तो x प्लस टी माइनस v का वैल्यू हमने ऊपर फाइंड किया हुआ है x प्लस म्यू एम बाई म्यू इंटू टी। तो देखेंगे इसमें से x कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा t इंटू 1 माइनस म्यू एम बाई म्यू, ये होगा, ये हो गया नॉर्मल शिफ्ट। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है t 1 माइनस 1 बाई म्यू रिलेटिव, ये शिफ्ट का फॉर्मूला हो गया, वेयर म्यू रिलेटिव इज इक्वल टू म्यू बाई म्यू एम is the refractive index of slab with respect to surrounding medium। अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान रखना है कि जो शिफ्ट है वो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ही होता है। नॉर्मल शिफ्ट टेक्स प्लेस along इंसिडेंट रे, ठीक है। तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, यहां पर इंसिडेंट रे राइट से लेफ्ट डायरेक्शन में गया है। अगर फिगर में देखें तो इंसिडेंट रे राइट से लेफ्ट में गया है, यहां से इधर गया है, और इसीलिए जो शिफ्टिंग हुआ है वो इसी डायरेक्शन में हुआ है, ठीक है। तो जब तक स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा मीडियम से, तब तक ऐसा ही होगा। लेकिन जब ऐसा हो जाए कि स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग मीडियम से कम हो जाएगा, तब जो है ये अपना शिफ्ट जो है, ये शिफ्ट वाला जो फॉर्मूला है, ये शिफ्ट निगेटिव में आएगा। निगेटिव में आने का मतलब हुआ कि जो शिफ्टिंग होगा वो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो सपोज अपने पास एक कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर का ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अच्छा, इसके सामने एक स्लैब रखा हुआ है, इस स्लैब का थिकनेस 3 सेंटीमीटर है और इसके प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऑब्जेक्ट है ना। ये ऑब्जेक्ट जो है वो पोल से 21 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है। ये डिस्टेंस ले लेते हैं 21 सेंटीमीटर टोटल डिस्टेंस। स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये जो है 3/2 है, ठीक।
कॉनकेव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है 20 सेंटीमीटर। तो हमें पता करना है कि फाइनल इमेज कहाँ पर बनेगा। फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। ठीक है, तो इसका सलूशन देखते हैं। अब इसमें हम देखेंगे, जैसा कि हमने पहले देखा था, कि जितनी बार रिफ्रैक्शन होता है, जितनी बार रिफ्लेक्शन होता है, उतनी बार इमेज बनता है। तो इसमें जब लाइट रे ऑब्जेक्ट ओ से मिरर की तरफ जाएगा तो 2 बार रिफ्रैक्शन होगा, फिर मिरर से रिफ्लेक्ट होगा, और रिफ्लेक्शन के बाद फिर से लाइट रे इस स्लैब को पार करेगा, यानी 2 बार फिर से रिफ्रैक्शन होगा। तो टोटल जो है 5 बार इमेज बनेगा। ठीक है, लेकिन 5 बार इमेज के बदले में हम लोग क्या करेंगे, 3 बार में ही बनाएंगे इमेज, क्योंकि पहली बार 2 बार जब रिफ्रैक्शन होगा स्लैब से, तो उस केस में हम नॉर्मल शिफ्ट निकाल लेंगे। नॉर्मल शिफ्ट जो आया था अपना, वो 2 बार इमेज बनाने के बाद आया था, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वहाँ से लाइट रे निकलेगा। यहाँ से लाइट रे निकल करके पहले तो ये जाएगा मिरर की तरफ, है ना, ऐसे पहले मिरर की तरफ जाएगा, है ना। अच्छा, तो अभी क्या होगा, यहाँ पर स्लैब से क्रॉस करेगा। ठीक है, नॉर्मल शिफ्ट ड्यू टू स्लैब। तो स्लैब से नॉर्मल शिफ्ट जो आएगा वो आएगा थिकनेस इंटू 1 - 1 बाई म्यू। तो थिकनेस जो है वो है 3/2, सॉरी, थिकनेस है 3 सेंटीमीटर, 1 - 1 बाई 3/2, ये आ गया 1 सेंटीमीटर। तो स्लैब 1 सेंटीमीटर का शिफ्टिंग करेगा। इसका मतलब हुआ कि स्लैब जो फाइनल इमेज बनाएगा वो कहीं यहाँ बनाएगा, है ना, ये कहीं यहाँ इमेज बनाएगा, और ये साथ में सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनाएगा ना। सो फॉर मिरर object is at 21 - 1, that is 20 centimeter, which is at center of curvature of mirror। तो स्लैब ने फाइनली इमेज बना दिया कहाँ पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, है ना। ये जो है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा इसका, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, आई और सेंटर ऑफ कर्वेचर कोइंसाइड कर गए। ठीक, अब जो है मिरर के लिए अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो वो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनाएगा, है ना। तो पहली बार रिफ्रैक्शन से 2 बार रिफ्रैक्शन होकर के इमेज बनाए सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। अब ये लाइट रे मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ से ये रिटर्न होगा ऐसे, है ना। तो मिरर से जब रिफ्लेक्ट होगा तो ये इमेज बनाएगा कहाँ पर, वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर बना देगा। सो मिरर विल फॉर्म
the image at center of curvature itself। ठीक है, तो जो दूसरा इमेज है, मतलब रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज है वो फिर से सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बन जाएगा। ये ध्यान रखना है हमें कि स्लैब हमेशा शिफ्टिंग किधर करता है, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में। तो पहली बार जो लाइट रे जो था रिफ्लेक्शन से पहले वो ऑब्जेक्ट से निकल करके मिरर की तरफ राइट से लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा था, इसलिए पहली बार जो शिफ्टिंग हुआ 1 सेंटीमीटर का वो इधर ही हुआ है ना, इधर शिफ्टिंग हुआ 1 सेंटीमीटर का। फिर जब रिफ्लेक्शन हुआ तो उस आई जो इमेज है उसका इमेज फिर से उसने वापस वहीं बनाया, क्योंकि वो सेंटर के वजह पर था मिरर के लिए। अब लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर से इस स्लैब को क्रॉस करेगा। ठीक है, तो इस बार लाइट रे लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में जा रहा है। लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में जाने का मतलब हुआ इस बार स्लैब शिफ्टिंग करेगा राइटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अगेन लाइट will cross the slab from left to right, so it will shift the image by 1 centimeter towards right। तो फिगर में अगर देखें तो अगर मिरर ने इमेज बनाया यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, उसके लिए ऑब्जेक्ट भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर था और इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बना, तो स्लैब क्या करेगा, इसको शिफ्ट कर देगा राइटवर्ड डायरेक्शन में। इस बार राइटवर्ड डायरेक्शन में शिफ्टिंग होगा 1 सेंटीमीटर का ही, यानी अगली बार जो इमेज बनेगा वापस ऑब्जेक्ट पर बन जाएगा, इसी ऑब्जेक्ट पर, है ना, यहीं पर बन जाएगा इमेज। तो फाइनल इमेज जो है अपना वो ऑब्जेक्ट पर ही बन गया। तो ये कह सकते हैं, सो फाइनल इमेज is formed at object itself। अच्छा, इसमें हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब ये इमेज बनता है ना, तो उस केस में जो स्लैब है वो सिर्फ नॉर्मल शिफ्ट करता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी वेलोसिटी से चल रहा हो, है ना, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी वेलोसिटी से चल रहा हो तो उसका इमेज की जो वेलोसिटी चेंज होगी वो सिर्फ मिरर के कारण से चेंज होगी, स्लैब के कारण से वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। स्लैब क्या करता है, सिर्फ पोजीशन चेंज करता है। इसमें हम 2 पॉइंट ध्यान रखेंगे, है ना, कि पोजीशन ऑफ स्लैब इज नॉट इम्पोर्टेंट। है ना, जब ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में स्लैब रहेगा, स्लैब का पोजीशन कहीं भी हो, इमेज जो है वो एक ही जगह बनना है ना। अच्छा, दूसरा जो पॉइंट है हमने अभी बताया कि मोशन ऑफ इमेज
object is not affected by the slab। तो स्लैब क्या करता है, ये वेलोसिटी को चेंज नहीं कर सकता, ये सिर्फ पोजीशन को शिफ्ट करता है। ठीक है, सपोज अपने पास 3 पैरेलल स्लैब रखे हुए, ऊपर वाले का थिकनेस है T1, इसका T2 और इसका T3, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 μ2 और μ3। एक ऑब्जर्वर है जो कि ऊपर से देख रहा है। ठीक है, ऑब्जर्वर जो है वो μ0 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज उस ऑब्जर्वर को कहाँ दिखेगा वो हमें पता करना है। सपोज इसका जो इमेज है वो यहाँ दिखता है ना, तो टोटल शिफ्टिंग जो हो गया, टोटल शिफ्टिंग हो गया ये डिस्टेंस, ये शिफ्टिंग हो गया। तो हम लोग शिफ्टिंग पहले पता करते हैं। नॉर्मल शिफ्ट, नॉर्मल शिफ्ट हम लोग काउंट करेंगे जो है वो तीनों स्लैब के कारण से। तो टोटल शिफ्ट जो आएगा वो होना चाहिए T1 1 माइनस 1 बाई μ1 रिलेटिव प्लस T2 1 माइनस 1 बाई μ2 रिलेटिव प्लस T3 1 माइनस 1 बाई μ3 रिलेटिव। ठीक है, ये तो शिफ्टिंग हो गया। अब क्या करेंगे कि ये जो इंटरफेस है यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एक्चुअल डेप्थ ये है, एक्चुअल डेप्थ या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये है u बाउंड्री से, और जो इमेज डिस्टेंस है ये हो गया इमेज डिस्टेंस v। तो अगर हमें अपरेंट डेप्थ कैलकुलेट करना हो और इमेज डिस्टेंस फ्रॉम अपर बाउंड्री तो क्या करेंगे, v इज इक्वल टू जो तीनों स्लैब का थिकनेस है इन सब में से हम लोग माइनस करेंगे नॉर्मल शिफ्ट को। तो T1 प्लस
T2 प्लस T3 माइनस T1 1 माइनस 1 बाई μ1 रिलेटिव माइनस T2 1 माइनस 1 बाई μ2 रिलेटिव माइनस T3 इंटू 1 माइनस 1 बाई μ3 रिलेटिव। ठीक है, ये आया। तो ये फाइनली आ जाएगा T1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा T1 बाई μ1 रिलेटिव T2 बाई μ2 रिलेटिव प्लस T3 बाई μ3 रिलेटिव। तो ये जो है ये फाइनल इमेज डिस्टेंस हो गया, है ना। इसको हम लोग लिखेंगे T1 μ1 को लिखा जाता है μ1 बाई μ0, T2 μ2 बाई μ0 प्लस T3 डिवाइड बाई μ3 बाई μ0। तो इस तरह से हम लोग ऑपरेंड डेप्थ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब यहाँ से ऑब्जेक्ट से जब लाइट निकल कर जा रहा है ऑब्जर्वर के पास ना, ऑब्जेक्ट से लाइट निकल करके कुछ ऐसे जा रहा होगा, ऐसे, तो ये तीनों स्लैब से हो करके गुजरेगा और इसलिए तीनों स्लैब के कारण से शिफ्टिंग निकाला हमने। यहाँ पर देखेंगे जो नॉर्मल शिफ्टिंग निकाला है, पहला स्लैब का शिफ्टिंग, दूसरे का शिफ्टिंग और तीसरे का शिफ्टिंग, तीनों का शिफ्टिंग हमने ऐड कर दिया है, तब जाकर के टोटल शिफ्टिंग निकली है। फिर अगर ऑपरेंड डेप्थ निकालना है तो टोटल थिकनेस जो है, टोटल थिकनेस में से शिफ्टिंग को हमने माइनस कर दिया है, तो ये अपना फाइनली V आ गया। ठीक है, तो लास्ट में जो थ्योरी पढ़ा हमने उस पर एक एग्जांपल करते हैं। सपोज दो पैरेलल स्लैब है, ठीक, पहले वाले का जो थिकनेस है ये है 15 सेंटीमीटर और दूसरे वाले का 20 सेंटीमीटर। पहले वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 और दूसरे वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2। अच्छा, जो ऑब्जर्वर है वो यहाँ पर ऊपर से देख रहा है ना, तो ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है। ऑब्जर्वर जिस मीडियम में है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.8। ठीक, ये दोनों स्लैब के नीचे यहाँ पर एक कॉइन है। हमसे पूछा गया फाइंड apparent depth of coin। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, apparent depth का मतलब हो गया कि सपोज इसका अगर इमेज यहाँ बन रहा हो, है ना, इमेज यहाँ बन रहा हो, तो हमें ये वाला डिस्टेंस v पता करना है। तो v पता करने के लिए अभी हमने फॉर्मूला जो ड्राइव किया था उसको यूज करेंगे। वो फॉर्मूला अपना ये है
T1 बाई μ1 रिलेटिव प्लस T2 बाई μ2 रिलेटिव, है ना। तो T1 जो है यहाँ पर 15 सेंटीमीटर है, μ1 रिलेटिव को लिख सकते हैं μ1 बाई μ0 प्लस 20 बाई μ2 बाई μ0। तो 15, μ1 का वैल्यू दिया गया है 1.5 और μ0 है 1.8, 20 डिवाइडेड बाई μ2 का वैल्यू 2 और ये है 1.8। तो ये टोटल मिला करके जो है 36 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऑब्जेक्ट, जो इमेज है वो इस फेस से 36 सेंटीमीटर नीचे यहाँ पर इमेज बन रहा है। ठीक है, ये डिस्टेंस 36 सेंटीमीटर आया, यानी जो कॉइन है उससे 1 सेंटीमीटर नीचे कह सकते हैं, यहाँ से 1 सेंटीमीटर नीचे ये इमेज। तो फाइनली इमेज यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर इमेज नहीं बन रहा। क्यों? इसलिए यहाँ पर एक मीडियम ऐसा है, ये वाला, ये मीडियम ऐसा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम से कम है, तो ये उल्टा डायरेक्शन में शिफ्टिंग करता है। ये जो है उल्टा डायरेक्शन में शिफ्टिंग करता है, मतलब इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में नहीं, इंसिडेंट रे का अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्टिंग करता है। तो इस तरह से इसने जो ये वाला है μ2 = 2 वाला, इसने इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में शिफ्ट किया होगा और 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला मीडियम इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्टिंग किया होगा और ज़्यादा किया होगा, इसलिए इमेज जो है वो ज़्यादा नीचे चला गया। ठीक, एक और एग्जांपल है। सपोज अपने पास एक ग्लास स्लैब है, इस ग्लास स्लैब के अंदर एक एयर बबल है। यहाँ पर इस एयर बबल को जो ऑब्जर्वर है वो दो साइड से देख रहा है, एक बार इस साइड से देखता है और एक बार इस साइड से देखता है। तो दोनों बार जो ऑब्जेक्ट है और जो बबल का इमेज है उसको अलग अलग डिस्टेंस पर दिखता है ना। तो इस ग्लास स्लैब का म्यू जो है 1.5 ले लेते हैं। इफ image of bubble appears at 6 centimeter from one side and at 4 centimeter from other side, then we have to find the thickness ऑफ स्लैब। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, इसे हम मान लेते हैं कि यहाँ से जो बबल है
इस सरफेस से x डिस्टेंस पर है और इस सरफेस से y डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो फ्रॉम लेफ्ट साइड मान लेते हैं पहले ऑब्जर्वर लेफ्ट साइड से देख रहा है। जब ऑब्जर्वर लेफ्ट साइड से देखेगा तो इमेज फॉर्मेशन वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, v इज इक्वल टू म्यू आर बाई म्यू आई इंटू यू। तो जो v है वो हमसे कहा गया है 6 सेंटीमीटर, है ना। मतलब ये हुआ कि जो इमेज है वो यहाँ से 6 इस एंड से 6 सेंटीमीटर इधर दिख रहा होगा। अच्छा, इंसिडेंट रे जो है वो स्लैब में है इसमें, और रिफ्रैक्टेड रे एयर में जा रहा है, इधर जो है वो एयर है। तो हम लोग म्यू आर रखेंगे 1 एयर वाला और इंसिडेंट वाला रखेंगे ग्लास स्लैब का इंटू यू। यू के जगह पर हम लोग x रख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया 9 सेंटीमीटर। इसी तरह से अगर राइट साइड से ऑब्जर्वर देख रहा हो तो उस केस में जो फॉर्मूला आएगा म्यू आर बाई म्यू आई इंटू यू। तो इस साइड में ऑब्जर्वर को जो बबल है वो 4 सेंटीमीटर इस सरफेस से इधर दिख रहा है ना। तो v का वैल्यू हम लोग रखेंगे 4 सेंटीमीटर। इस बार भी लाइट रे स्लैब से निकल करके एयर में जा रहा है। ठीक है, तो इस बार भी म्यू आर रखेंगे 1 और म्यू आई रखेंगे 3/2 और 1.5, है ना, 1.5। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस y रखना पड़ेगा, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है एक्चुअल। तो यहाँ से अपना y का जो वैल्यू आएगा वो आ गया 6 सेंटीमीटर। सो एक्चुअल थिकनेस of slab is equal to x plus y, that is 9 plus 6 is equal to 15 सेंटीमीटर। कुछ देर पहले हमने प्लेन स्लैब से नॉर्मल शिफ्ट निकाला था, अब हम निकालेंगे प्लेन स्लैब से लैटरल शिफ्ट। तो सपोज अपने पास एक स्लैब है, स्लैब का थिकनेस है t और रिफ्रैक्टिवनेस हो गया म्यू। तो यहाँ पर एक नॉर्मल डालते हैं ऊपर वाले फेस पर। ठीक है, सपोज कोई इंसिडेंट रे आया इस तरह से और रिफ्रैक्शन के बाद ये लाइट रे कुछ इस तरह से दूसरे सरफेस पर पहुंच गया। तो स्लैब के लोअर वाले फेस पर एक नॉर्मल डालते हैं, ये हो गया छोटा सा नॉर्मल। तो ये लाइट रे यहाँ से लोअर वाले फेस से रिफ्रैक्शन के बाद सपोज ये ऐसे निकल गया। तो चूंकि स्लैब के दोनों साइड में सेम मीडियम है, इसलिए लाइट रे दोनों मीडियम में पैरेलल होना चाहिए। स्लैब के ऊपर और स्लैब के नीचे जो लाइट रे होगा वो पैरेलल होना चाहिए। तो ये जो इंसिडेंट रे था वो एक्चुअली में
इस लाइन के लॉन्ग जा रहा था, है ना। तो ये हो गया इंसिडेंट रे, और ये है अपना इमर्जेंट रे। ठीक है, तो जो लाइट रे इस इंसिडेंट रे के अलोंग जा रही थी वो इधर आ गई, तो कुछ ना कुछ पैरेलल शिफ्टिंग हो गया। कितना पैरेलल शिफ्टिंग हो गया, इसी को हम लोग नॉर्मल लैटरल शिफ्ट कहते हैं। ठीक है, तो सपोज ये है पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी, ये है पॉइंट सी, और ये पॉइंट डी। तो हमें सी डी का लेंथ पता करना है। सी डी लेंथ का मतलब जो लैटरल शिफ्टिंग हुआ। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में देखेंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो एंगल है ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। ठीक है, अच्छा, और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जब यहाँ पर लाइट रे निकलेगा तो ये भी आई के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि पहले वाले लाइट रे के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में अगर कॉस आर का वैल्यू फाइंड करें तो कॉस आर का जो वैल्यू आएगा वो आएगा ए बी डिवाइडेड बाई ए सी। ए बी जो है वो थिकनेस टी के इक्वल है, तो यहाँ से ए सी का वैल्यू आया टी बाई कॉस आर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इन ट्रायंगल ए सी डी। तो एक बार फिगर में देखेंगे, फिगर में ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल ये हो जाएगा आई माइनस आर। ठीक है, तो ट्रायंगल ए सी डी में हम लोग निकाल सकते हैं साइन आई माइनस आर इज इक्वल टू, इस फिगर में देखेंगे साइन आई माइनस आर जो होगा ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये आएगा सी डी डिवाइडेड बाई ये ए सी डी ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस है वो है ए सी, तो सी डी बाई ए सी हमें पता करना है सी डी, और ये हो जाएगा ए सी साइन आई माइनस आर। अब ए सी का वैल्यू हमने फाइंड किया है वो है कॉस आर, और ये है साइन माइनस आर। तो वी कैन से दैट lateral shift of a light ray when it passes through a plane slab is equal to T by cos R into sin I minus R। तो ये हो गया lateral shift।
ठीक।